Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economy with KT. In this video lecture, we will discuss 25 important MCQ of microeconomics. इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो जैक बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं, तो ये जैक बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। सो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट let's start the session. So this is the first question. Which of the following is a microeconomic concept? अगर क्वेश्चन में कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछे तो आपको देखना है कि पहली बात की इंडिविजुअल वर्ड खोजना है। कुछ अगर इंडिविजुअल मिल जाए तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी से रिलेटेड ढूंढते हैं ऑप्शन में, शायद कुछ उसका मिल जाए। तो पहला ऑप्शन है नेशनल इनकम, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा प्राइस डिटर्मिनेशन और चौथा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो पहला ऑप्शन है नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्फ्लेशन जो है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तीसरा है प्राइस डिटर्मिनेशन, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो ये सब दिखे तो आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिमांड फॉर अ गुड इज कॉल्ड इलास्टिक। किसी भी गुड का डिमांड को इलास्टिक कब बोलेंगे? इसमें ढूंढो, आंसर ढूंढो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इलास्टिक कब होगा? देखो यहाँ थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस में मान लो कि अगर 10% का चेंज है और डिमांड में 20% का चेंज हो रहा है तो उस केस में हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। अगर 10% का ही चेंज है प्राइस में और डिमांड में भी 10% का चेंज है तो वो यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ इलास्टिक। तो इलास्टिक के केस में परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इन इलास्टिक रहता तो ये हो जाता लेस देन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स व्हेन। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू कब ऑपरेट होगा? डीएमयू कब ऑपरेट होगा? डीएमयू का एजम्पशंस हम लोग पढ़े हैं कि पहला एजम्पशन है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ब्रेक करके आप कंजम्पशन कर रहे हो। जब अगर ऐसा करोगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का कुछ मिल जाए। पहला ऑप्शन है कंजम्पशन इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। हाँ, यही तो है, कंजम्पशन इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तभी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करेगा। वहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू एजम्पशंस है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनकम कांस्टेंट रहेगा, गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, ये कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर प्राइस देखा जाए, इनकम देखा जाए, ये दोनों कांस्टेंट होता है, कंजम्पशन हमारा कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा डिक्रीज करते रहता है ईच नेक्स्ट कंजम्पशन से। जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो डिक्रीज करते जाता है। यही होता है लॉ ऑफ डीएमयू। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व से रिलेटेड हम लोग दो इसमें कॉन्सेप्ट है, एक है मूवमेंट, एक है दूसरा है शिफ्ट। मूवमेंट क्यों होता है और शिफ्ट कब क्यों होता है?
जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जैसे ये पहला जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें मूवमेंट दिखाया जा रहा है। मूवमेंट कैसे है ये देखो, यहाँ से शायद ये अपवर्ड जाए या फिर डाउनवर्ड जाए। ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, मतलब डिमांड कर्व एक ही है, इसी में मूवमेंट हो रहा है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। इसमें कोई दूसरा डिमांड कर्व नहीं बनेगा। ये दूसरा जो इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है ये शिफ्ट बता रहा है। इसमें क्या है कि एक डिमांड कर्व दिया हुआ है, उसके अलावा दूसरा भी डिमांड कर्व, तीसरा, 3 डिमांड कर्व इसमें दिया हुआ है। जैसे इधर अगर यहाँ से अगर इधर गया तो ये इनवर्ड शिफ्ट हो गया और ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट है, ये है मूवमेंट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है। तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होने का कारण यहाँ पे जैसे देख लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो प्राइस में यहाँ जब प्राइस पी से P1 हो रहा है प्राइस, तो यहाँ क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ Q था, Q से Q1 हो गया, मतलब प्राइस में चेंजेस हुआ उसके कारण क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इट मीन्स प्राइस होगा इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। गुड्स के प्राइस में चेंजेस होगा तो हमेशा मूवमेंट होगा। अगर प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, उन सब चीज़ों में अगर चेंजेस होता है तो वहाँ पे शिफ्ट होगा। शिफ्ट दो टाइप से हो सकता है, या तो इनवर्ड शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट। जैसे इनवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम अगर घट जाएगा तो वहाँ पे इनवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मूवमेंट से क्वेश्चन है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज्यूम्स। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है वो क्या एज्यूम करके चलता है। पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा है प्राइस मेकर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, हाई सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे मार्केट को क्लासीफाई दो पार्ट में किया गया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बट इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जो कि मोनोपोली, ओलिगोपोली का एक पार्ट होता है डुओपोली, और और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये सब इम्परफेक्ट का पार्ट है। बट यहाँ पूछ रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एजम्पशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एजम्पशन है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और सबको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। इसमें नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऐसा इस मार्केट को बोला जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को। और ऐसा अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कोई भी मार्केट अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व शोज। सप्लाई कर्व यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये सप्लाई कर्व है, ये S1, S एंड S1, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखा जा रहा है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सिस पे हम लोग दो वेरिएबल शो कर रहे हैं, एक पे क्वांटिटी है, दूसरे पे प्राइस है, और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कर्व कैसा बनेगा। अगर दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव रिलेशन होगा तो स्लोप जो बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, अगर नेगेटिव रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। तो सप्लाई के केस में क्या देखते हैं कि जब प्राइस हमारा इंक्रीज करता है तो सप्लाई भी इंक्रीज करता है, जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व शोज। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट यही देख लेते हैं हम लोग, ये पहला सप्लाई कर्व है, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट कर गया यहाँ पे। तो पहला जो क्वांटिटी यहाँ पे था वो इस क्वांटिटी पे था, यहाँ पे जो सप्लाई था ये इस क्वांटिटी पे था। अब क्या हुआ कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया,
जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इस पॉइंट पे हम लोग लेंगे इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई मेरा यहाँ क्यू था, Q1 हो गया, मतलब सप्लाई बढ़ गया। राइटवर्ड शिफ्ट शो करता है कि सप्लाई बढ़ रहा है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता तो यहाँ पे सप्लाई घट जाता। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली कैसा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट ऐसा होता है जिसमें कि सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होता है, ना कि प्राइस टेकर होता है, और उसका मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल नहीं होता है। आपको अगर किसी इस फर्म में मतलब ऐसा मोनोपोली मार्केट में एंट्री लेना है तो काफ़ी पेपर वर्क कराना पड़ता है, परमिशंस लेने पड़ते हैं, तब आपको इसमें एंट्री मिलता है, और एग्जिट भी करना होगा तो काफ़ी पेपर वर्क कराने के बाद ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसमें ये जो है हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा फीचर उसका नहीं हो जाएगा। फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट ऐसा मोनोपोली मार्केट में नहीं होता है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तभी आप मतलब आप ऐसा कोई भी कमोडिटी बना पाओगे जो कि मार्केट में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। विच कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट से कौन सा कॉस्ट जो है वो डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा दो कॉस्ट लगता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि इवन आपका लेवल ऑफ आउटपुट जीरो भी है, आउटपुट अगर इफ जीरो, फिर भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगता है। आउटपुट इफ जीरो फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। ये डायरेक्टली वेरी नहीं करता है कि जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जीरो भी रहेगा आउटपुट तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो डायरेक्टली वेरी करता है लेवल ऑफ आउटपुट से। अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ेगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट में जैसे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि रॉ मटेरियल्स जो हो गए, कैजुअल लेबर्स हैं, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। परमानेंट लेबर जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आउटपुट के लेवल से अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जैसे हम लोग समझ पाएंगे, जैसे आप मतलब हैं, आपको आपकी मतलब कंपनी में प्लेसमेंट लगी है, आपको 10 LPA 8 LPA और 6 LPA तीन कंपनी से ऑफर आया है, जो 10 लाख पर एनम दे रहा है, एक 8 लाख पर एनम दे रहा है और एक 6 लाख पर एनम देना है। तो बीइंग ए रैशनल कंज्यूमर आप मतलब कोशिश करोगे कि आप चूज किसको करोगे, 10 LPA को चूज करोगे, आप चूज करोगे 10 LPA को। बट 10 LPA को चूज करने के लिए आप 8 LPA को छोड़ोगे, तभी आप 10 LPA को चूज करोगे, क्योंकि तीनों में से आप सिर्फ एक ही कंपनी में काम कर पाओगे, तीनों में काम नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज करोगे, तो जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है वही हमारा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इसको आप नहीं चूज करते तो नेक्स्ट वाला सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होता, 8 LPA होता। तो वही जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आप छोड़ रहे हो, थर्ड वाला नहीं होगा। जैसे आपके पास तीन ऑप्शन है, 10 लाख,
8 लाख और 6 लाख, तो आप जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज किए उसके बाद जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वही आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कॉस्ट इन मनी, अकाउंटिंग कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फोरगॉन, फोरगॉन मतलब जिसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को चूज कर जो छोड़ रहे हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको चूज किए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, जिसको छोड़े सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसको छोड़े वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ध्यान देना। When demand increases more than supply, equilibrium price. When demand increases more than supply, मतलब सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ जो डायग्राम बनाया हुआ है इसी में हम लोग समझते हैं। जैसे कि कह रहा है व्हेन डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, ये डिमांड है, डिमांड में इंक्रीज इट मीन्स कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे करके हो गया। सप्लाई जो इंक्रीज करेगा वो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ये यहां से सप्लाई इंक्रीज किया, यहां से डिमांड इंक्रीज किया, D1 हो गया, ये S1 हो गया। इस केस में पूछ रहा है कि द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। यहाँ पे प्राइस देखो यहाँ मीट कर रहा है, ये P1 हो गया हमारा। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हुआ, P से P1 हो गया, इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, इट मीन्स कि राइजेस, आंसर हमारा सही, ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कि जब सप्लाई इंक्रीज कर रहा है डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, बट डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, सप्लाई कम इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही मार्केट में हम लोग देखते हैं कि जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। Which utility theory is cardinal in nature? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल, इन कार्डिनल अप्रोच जो भी चीज़ हम लोग मेजर करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। इसमें रैंकिंग करते हैं। कार्डिनल में नंबर्स के फॉर्म में होगा, ऑर्डिनल में रैंक करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक बताएंगे कि फर्स्ट पे कौन है सेकंड पे कौन है, इसमें एग्जैक्टली नंबर बताएंगे कि 5 10 15 ऐसे करके। तो कौन सा थ्योरी पूछ रहा है कि जो कि कार्डिनल इन नेचर है, तो यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी है तो ऑर्डर साफ दिख रहा है, इंडिफरेंस कर्व भी ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो कार्डिनल इन नेचर है, और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये भी ऑर्डिनल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू हमारा हो जाएगा कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल वाले में हम लोग बस कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ऑर्डिनल में क्या होगा, कंपेयर भी हम लोग लिख सकते हैं, कंपेयर। कार्डिनल में एग्जैक्टली वैल्यू देखेंगे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एप्पल और बनाना दो अलग अलग क्वांटिटीज है, इस पर अगर पूछा जाए यूटिलिटी के बारे में, अगर आप बता रहे हो कि इससे हमको एप्पल से 10 यूटिलिटी मिला और बनाना से 8 यूटिलिटी मिला, तो ये आपका कार्डिनल अप्रोच हो जाएगा। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होगा, आप एप्पल को फर्स्ट बताओगे और बनाना को सेकंड, ये हो गया ऑर्डिनल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ, जो टोटल कॉस्ट बनता है वो किसको किसको जोड़ करके बनता है ये पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ जाता है टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन में देखे थे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। जो टोटल कॉस्ट बनता है दोनों को जोड़ के बनेगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये इसमें क्या करता है, कभी कभी इधर उधर ट्रांसपोज करके भी क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। When price of a good rises, demand generally, जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ जाता है तो उस केस में डिमांड क्या होगा। ये हमारे कॉमन सेंस, जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं किसी भी कमोडिटीज का अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, और जब प्राइस घट जाता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस डिमांड जनरली, डिमांड क्या होगा, प्राइस राइज करा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ये एक जगह एक्सेप्शन है इसका लॉ ऑफ डिमांड का, गिफिन गुड्स के केस में, गिफिन गुड्स के केस में ये फॉलो नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड गिफिन गुड्स के केस में फॉलो नहीं होता है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिमांड। जैसे डिमांड देखते हैं, डिमांड का अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, फिर मार्केट डिमांड के लिए अलग अलग है, सीजन एंड वेदर। ये सब चीज़ों पे जो डिमांड है वो डिपेंड करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है जो कि अफेक्ट नहीं करता है। पहला हो गया इनकम, ये तो अफेक्ट, इनकम तो अफेक्ट करेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन साइज भी अफेक्ट करता है, ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये डिमांड को क्या बोलते हैं, अफेक्ट नहीं करता है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को अफेक्ट करेगा, ना कि डिमांड को। ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो ये सप्लाई का पार्ट हो गया। सप्लाई मीन्स, सप्लाई मतलब क्या होता है, जैसे दो चीज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई क्या होता है, स्टॉक और सप्लाई, सप्लाई मतलब जो कि एक प्रोड्यूसर अपने कमोडिटीज को मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे सप्लाई कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इतना किसी के पास स्टॉक है, स्टॉक है 500 में से कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना चाह रहा है कि 200 को मार्केट में सप्लाई करना चाह रहा है, सप्लाई करना चाह रहा है। तो ये इसके पास जो फिर लास्ट में इसके बाद ये सप्लाई करने के बाद ये माइनस करेंगे तो लास्टली उसके पास कितना बचेगा, 300 बच जाएगा स्टॉक। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो सप्लाई है वो स्टॉक का ही एक पार्ट होता है, जो कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है, उसके लिए सारा सेल नहीं करता है। तो वही है, जो मार्केट में प्रीवेलिंग प्राइस चल रहा है, जो उस पर जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे। ये एक स्टॉक का पार्ट है। तो सप्लाई मीन्स स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, विलिंगनेस टू सेल एट अ प्राइस, यही है। एक प्रोड्यूसर विलिंगनेस है, मतलब दिखा रहा है अपने कमोडिटीज को बेचने के लिए जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। दोनों जहां पे मीट करते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां मीट करेगा वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। इससे एक न्यूमेरिकल टाइप से भी क्वेश्चंस करके दे देता है, जिसमें वैल्यूज दिए हुए होते हैं। लास्ट साल जो पिछले साल का एग्जाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन आया था, जहां पे वैल्यूज दिए हुए थे, जहां पे सप्लाई का वैल्यू था, डिमांड का वैल्यू था और प्राइस का वैल्यू था, और तीनों एक जगह पे एक पॉइंट पे इक्वल हो रहे थे। तो वही पूछा गया था कि इस केस पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या होगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई का वैल्यू इक्वल हुआ, उसी पे जो प्राइस दिखा रहा है वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, डिमांड ओनली नहीं, सप्लाई ओनली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए सिर्फ
डिमांड से भी नहीं होगा, सप्लाई से भी नहीं होगा, गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिटरमाइंड होता है वो मार्केट फोर्सेस बोलेंगे इसको। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ दोनों मीट करेंगे वही हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर लाइक प्राइस डिटर्मिनेशन। यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड, सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकम। यूटिलिटी हमारा होगा सेटिस्फैक्शन। जैसे हम कोई भी कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है? यूटिलिटी कहा गया है। इसी यूटिलिटी को मेजर करने का दो तरीका बताए थे, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। अगर कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मेजर करें तो वहां पे हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एप्पल खाएं तो उसमें 10 यूटिलिटी, बनाना खाएं 8 यूटिलिटी, ऐसे बता रहे हैं तो वो कार्डिनल अप्रोच हो गया। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है? वहां पे नंबर्स के फॉर्म में आप नहीं बता करके रैंकिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे एप्पल से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला तो एप्पल को पहले नंबर पर रखोगे, और बनाना से कम सेटिस्फेक्शन मिला तो उसको दूसरे नंबर पर रखोगे। तो वही एक्चुअली आके बता रहा है वो क्या? यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन बता रहा है। और मेजर करने का एक इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स के फॉर्म में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, ऐसे करके। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे वो कार्डिनल अप्रोच बताए थे, बाद में जो इकोनॉमिस्ट आए तो वो फिर ऑर्डिनल अप्रोच बताए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें कह रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू जो वो क्या बताता है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। डीएमयू इसमें ही देखो दिखा हुआ है साफ साफ, डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग, और ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मतलब कि डिक्रीज करना। क्या डिक्रीज कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर इसका, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। और ये डिक्रीज क्यों करता है? कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन के कारण ये डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूसली किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलते जाएगा ईच नेक्स्ट कंजम्पशन से, वो डिक्रीज करते जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ ही गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल बोलो या फिर एक्स्ट्रा बोलो, एडिशनल। एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कैसे मिलेगा? जैसे आप 5 रोटी कंज्यूम किए तो उससे आपको यूटिलिटी मिला, मान के चलते हैं 10। 5 से जैसे ही आप छठा रोटी कंज्यूम करोगे, 5 से जैसे तुम छठा रोटी कंज्यूम करोगे तो आपका जो ये टीयू है, टोटल यूटिलिटी हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। तो 5 से जैसे ही आप छठा कंज्यूम करोगे तो आपका यूटिलिटी यहाँ 10 से मान लो हुआ 12। तो बढ़ा, कितना बढ़ा? +2 हुआ। यही हमारा होता है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन किए, 5 से 6 पर गए तो यूटिलिटी आपका इंक्रीज हुआ। जैसे 5 रोटी खाए थे तो 10 मिला था, 6 खा लिए तो 12 हो गया। तो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने से कितना यूटिलिटी बढ़ रहा है वो हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही हो जाएगा इसका आंसर, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम 1 मोर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को देख लो, यहाँ डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है और ये वेरिएबल कॉस्ट का है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हमेशा जो फिक्स्ड कर्व होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, इवन जो भी हमारा लेवल ऑफ आउटपुट हो। और ये हमेशा कौन से देखते हैं? शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? जो हम एक प्रोड्यूसर है वो आउटपुट को बढ़ाता है, किसको यूज करके? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके, वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करके। इनफैक्ट वेरिएबल फैक्टर्स को वो बढ़ाएगा तो उससे जो उसका प्रोडक्शन है वो आउटपुट बढ़ेगा। शॉर्ट
शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है शॉर्ट रन में। तो ये यहां पे कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड cost that changes with output, cost that remains constant, cost of raw material wage remains constant। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ कॉमन सेंस कर यूज करके भी बच्चा इसको लगा सकता है। जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कह रहा है इट मीन्स कि कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। और कॉस्ट दैट चेंजेस विथ आउटपुट, ये हमारा हो जाएगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कॉस्ट जो है लेवल ऑफ आउटपुट से चेंज होता है। मतलब कहने का मतलब जब अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, अगर आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। और ये जो भी हम लोग डील कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में कर रहे हैं, लॉन्ग रन का जो हमारे सिलेबस में वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर आता है और लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल, ये भी ध्यान रखना है। रिटर्न टू फैक्टर यहाँ पे लिख लो, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर जो है ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं और उससे जो भी इकोनॉमी में जो जैसे प्रोडक्शन यूनिट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनता है। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अभी जस्ट वही बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो डिपेंड करता है आउटपुट पे। अगर आउटपुट आपका इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, इट मीन्स कि चेंजेस विथ आउटपुट। जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, जब आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये पहले से ही ऊपर है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लेवल ऑफ आउटपुट अगर यहाँ पे देखें अगर 0 भी है बट फिर भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होता है वो क्या होता है, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, मोनोपोली लीडर। जो फर्म होगा वो हमारा प्राइस टेकर होगा, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर क्यों होगा, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होगा वो फर्म नहीं करेगी, वो कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ये डिमांड और सप्लाई ये जो मीट कर रहा है इस पॉइंट पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। किसी भी जो प्रोड्यूसर है उसका कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता, वो अपने से मार्केट में प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। जितना मार्केट में सप्लाई हो रहा है और डिमांड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होगा। अगर मान लो कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और डिमांड कम हो गया तो उस केस में प्राइस घट जाता है, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है उस केस में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। मोनोपोली मार्केट हैज, मोनोपोली मार्केट के बारे में बता ही दिया हम लोग, पहले भी क्वेश्चन में आया था कि वहां पे सेलर्स, मेनी सेलर्स, ये तो गलत है, वन सेलर। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनो मतलब सिंगल, और फ्री एंट्री वहां पे नहीं है, पेपर वर्क कराना पड़ता है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं वहां पे। तो मोनोपोली मार्केट हैज वन सेलर, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है। जैसे हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो लाइक लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दो कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि व्हेन जब प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। बट लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो वो कौन बताता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी जो है ये बताएगा हमारा कि कितना चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में 10% का चेंज है तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज होगा, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस बता रहा है कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा, ना कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बस बेसिकली बताता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है, और इस वाइस वर्सा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस में, तो उसके कारण कितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में।
तो ये रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस, ये हमारा हो जाएगा आंसर। रिस्पॉन्सिवनेस बता रहा है कि डिमांड में प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंजेस देखा जा रहा है। इसमें हम लोग 5 पढ़े भी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि पहला हो गया इलास्टिक, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, फिर यूनिटरी है, फिर मोर देन इलास्टिक, और लेस देन इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। भैया मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, और एक है इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये 5 है, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इसका ध्यान में रखना है कि जो बनता है ग्राफ वो कैसे बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कौन सा है? पहला है प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल बता रहे हैं हमारे क्वेश्चन में जब भी आ रहा है तो इससे रिलेटेड कि जो सिंगल बात करेगा वो हमेशा माइक्रो का बात करेगा। डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, जो डिमांड होता है डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर मतलब सिंगल कंज्यूमर का यहाँ पे बात कर रहा है। ये सिंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ भी और कंज्यूमर मतलब सिंगल। यहाँ पे प्राइस ऑफ ए फैक्टर, ये सब प्राइस थ्योरी जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। यहाँ पूछ रहा है मैक्रो। मैक्रो जब भी बात करेगा यहाँ पे नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो भी है, नेशनल इनकम्स के बारे में, ये सब जो भी जीडीपी, एनएनपी, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मनी एंड बैंकिंग, बाकी जो डिमांड सप्लाई ये सब जो पढ़ रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो यहाँ हम लोग लास्ट 25 टोटल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।